chapter 20. In this chapter we will discuss two important processes, isothermal process and adiabatic process. Chapter 20, isothermal process and adiabatic process. Isothermal process and adiabatic process. These are the two process. अब इस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर सब कुछ बताएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. चैप्टर नंबर 20, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइसोथर्मल प्रोसेस. इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक इसका ब्रीफ आइडिया दिया था. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमने इसका आपको एक बेसिक आइडिया दिया था. अब आइसोथर्मल प्रोसेस की पहचान क्या कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी एक ऐसा प्रोसेस जब कोई सिस्टम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज हो तो उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे. जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं. तो इसकी एक डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम के में एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ आइसोथर्मल, अ प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल, इज सेड टू बी isothermal is during the change of state, during the change of state the temperature of the system, the temperature of the system remains constant, remains constant. This is the definition of isothermal process. अब एक सोचने वाली बात है यहाँ पर, there is a थॉट पॉइंट. आपने एक सिलेंडर में एक गैस को फिलअप कर दिया, एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है. उस मूवेबल पिस्टन को जब आप ऊपर नीचे खिसकाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आप वर्क डन करेंगे, ठीक. तो अगर ये वर्क डन सिस्टम को हीट सप्लाई करने की वजह से हुआ है, ठीक है भाई, तो Q माइनस डब्ल्यू यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. अगर प्रोसेस खुद एक्सपैंड या एक्सपैंड कर रहा है तो सिस्टम खुद वो करेगा, यानी आपको हीट रिलीज करेगा, फिर भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा.
और आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, तो टेम्परेचर डिपेंड होने की वजह से टेम्परेचर तो चेंज होगा। तो फिर भाई आइसोथर्मल प्रोसेस इतनी आसानी से तो होगा नहीं। तो कंडीशन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, अब यहाँ पर दो चीजें लिख लेनी चाहिए। हम ज्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको ये दो कंडीशन पता होना चाहिए। नंबर 1, प्रोसेस शुड टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली, मतलब सिस्टम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जब चेंज करे तो वो चेंज जो होना चाहिए वो इनफाइनाइटली स्लोली होना चाहिए। द प्रोसेस should take place infinitely slowly, ये तो हो गया लिखने के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये दो कंडीशन आप लिख देंगे। द प्रोसेस शुड टेक प्लेस इनफाइनाइटली स्लोली। अब बच्चों, इनफाइनाइटली स्लोली अगर कोई प्रोसेस होगा तो सिस्टम में अगर कोई हीट डेवलप कर रही होगी या सिस्टम से कोई हीट निकल रही होगी तो उसे सराउंडिंग में आने और जाने में प्रॉपर टाइम मिलेगा, और जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तो वो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी, वो सब टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। इसीलिए किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो इनफाइनाइटली स्लोली हो। दूसरी कंडीशन, द वॉल ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जैसे मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि बाउंड्री होती है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। The boundary of the system should be perfectly conducting. The boundary of the system, अगर सिस्टम की बाउंड्री परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं होगी तो फिर सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और आप जानते हैं अगर हीट का ट्रांसफर स्मूथली नहीं हुआ तो ना चाहते हुए भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। देयर विल बी द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड देन दिस कंडीशन विल बी disqualified. That's why there is a two condition to be a process should be isothermal. The boundary of the system should be perfectly conducting. अच्छा, ये है आइडियल। बच्चों, दुनिया में कोई भी पूरी तरीके से परफेक्टली कंडक्टिंग नहीं, कोई भी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग नहीं, लेकिन फिलहाल अब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए हमारा बताना आपको फर्ज है। तो ये हो गए आपके दो प्रोसेस। नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ये कंडीशन इंपोज होती है, शुड बी परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए वॉल और इनफाइनाइटली स्लोली होनी चाहिए। अब कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है? तो भाई 9th या 10th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ पढ़ा होगा? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है बॉयल्स लॉ ये कहता है कि if the physical state such that temperature, pressure, volume remains such that temperature remains constant, then pressure of ideal gas
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ है भाई। थोड़ा हो सकता है मैंने गलत बोला, या उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर एन आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर एन आइडियल आइसोथर्मल प्रोसेस obeys बॉयल्स लॉ, obeys बॉयल्स लॉ। क्या है भाई बॉयल्स लॉ? व्हाट इज बॉयल्स लॉ? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जहां जहां आइसोथर्मल प्रोसेस होगा वहां वहां आप बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। ये क्या है भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस को गवर्न करने वाला लॉ है, जिसे आप क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ। लिख देता हूं भाई ताकि आपको याद रहे। ये क्या है? बॉयल्स लॉ है। ये है जो आपने कुछ यू पढ़ा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। चलो एक ग्राफ भी बना देता हूं, इसे आप जानते हैं इंडिकेटर ग्राफ के नाम से जाना जाता है। V और P के बीच में बना ये ग्राफ कुछ यूं आता है। ये देखो यहाँ पे T क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक, अच्छा इसका नाम भी जान लो। जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसे हम आइसोथर्मल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल कर्व। क्या है बेटा? ये आइसोथर्मल कर्व। अब ये क्या कहलाएगा बेटा? आइसोथर्मल कर्व। अच्छा बच्चों, इसका हम कभी कभी ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो भी लिखना पड़ जाएगा। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसे भी याद रखना, अभी आगे चलकर देखोगे तुम, इसी टॉपिक पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो भाई दो चीजें आपको सिखा दी गई। क्या सिखाया गया? व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है तो वो कौन सा लॉ ओबे करता है? बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ ओबे करता है? बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ ओबे करता है? बॉयल्स लॉ। अच्छा चलो हम आइसोथर्मल कर्व भी डिस्कस कर देते हैं। The curve drawn between the pressure and volume for an isothermal process is known as isothermal curve. The curve drawn between pressure and volume at constant temperature is known as isothermal curve. तो isothermal curve क्या होते हैं भाई? What is an isothermal curve? Isothermal curve. Isothermal curve. The curve, the graph drawn between pressure and volume, pressure and volume at constant temperature, at constant temperature is known as isothermal curve. Isothermal curve। अच्छा क्या कहते हैं उसे? आइसोथर्मल कर्व कहते हैं। ठीक है, याद रखना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है, जब वो प्रोसेस होता है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल कर्व। अच्छा देखो, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, बड़ी मजेदार बातें आएंगी। देखो भाई, हमने ये दो एक्सिस खींचे। अब साहब इस एक्सिस का नाम हमने प्रेशर एक्सिस रख दिया, इस एक्सिस का नाम हमने वॉल्यूम एक्सिस रख दिया है।
ये एक टेम्परेचर पर आइसोथर्मल, ये एक दूसरे टेम्परेचर पर आइसोथर्मल, ये दो डिफरेंट टेम्परेचर के आइसोथर्मल कर्व ड्रॉन कर दिए हमने। इसे हम आइसोथर्मल कर्व ड्रॉन एट डिफरेंट टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, जब ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन ये बता रही है कि भाई ये पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक आने में आपने टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वैसे ही जब आप ये वाला कर्व खींच रहे थे तो T2 टेम्परेचर पर खींच रहे थे और उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जरा इसकी दूरी ओरिजिन से देखो और जरा इसकी दूरी ओरिजिन से देखो। तो फार्दर द आइसोथर्मल कर्व फ्रॉम द ओरिजिन हायर विल बी द टेम्परेचर। पहला नोटिसेबल पॉइंट क्या निकालेंगे? पहला नोटिसेबल पॉइंट ये फार्दर द आइसोथर्मल कर्व फ्रॉम द ओरिजिन ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। तो देखो ये एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से एक बहुत प्यारा सा सवाल बनता है। आपको तीन आइसोथर्मल कर्व ऐसे दे दी जाए और कहा जाए कि कौन लीस्ट टेम्परेचर पर है, तो भैया देखना कौन ओरिजिन से सबसे करीब है, और पूछा जाए कौन हाईएस्ट टेम्परेचर पर है, तो देखना भैया सबसे दूर कौन है। ठीक, तो जो ओरिजिन से सबसे दूर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जो नजदीक होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो एक नोटिसेबल पॉइंट और है। एक नोटिसेबल पॉइंट क्या लिखेंगे आप? फार्दर दी isothermal curve from the origin, farther the isothermal curve from the origin, farther the isothermal curve from the origin greater will be, farther the isothermal curve from the origin greater will be its टेम्परेचर। यहां पर T2 की वैल्यू T1 से बड़ी होगी। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, तो ये तो था आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल कर्व हो गया। अब एक बड़ी शानदार बात याद आई, पहले इसे नोट करो फिर बताता हूं। पहले इसे नोट करो फिर बताता हूं आगे। अब सुनो बच्चों, तुम में से वो लोग जो मैथ लिए वो तो आसानी से समझ जाएंगे, जो बायो लिए उनको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो समझने में। इसलिए पहले मैं तुम्हें डिफरेंशियल का एक रूल बता देता हूँ, क्योंकि कि वो रूल यहाँ दो बार काम आना है। पहली चीज तो ये, अब ये देखो नोट अलग से कोने में करना कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो dy बाई dx क्या होता है बच्चों? nx n माइनस वन, nx n माइनस वन। दूसरी बात तुम्हें क्या नोट करना है? सपोज करो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx1 इंटू fx2। चलो इसे एक एग्जांपल तो समझा देते हैं। ये सब हमने बहुत कायदे समझाया था, पर इस पर आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं होगी। अब नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज कर लो। जैसे ये मान लो x स्क्वायर इंटू साइन x है। अब ये है fx1, ये है fx2। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो, dy by dx is equal to fx2 into d by dx of fx1 और प्लस उसके बाद fx1 into d by dx of fx2। अब जैसे देखो इसमें है तो हम लिखेंगे y is equal to sin x d by dx of x स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे x स्क्वायर d by dx of sin x। बच्चों आप जानते हैं, देखो फार्मूला तुम्हें पता ही है। चलो जब इसका भी आ गया तो इसका भी लिख देते हैं। अगर y इज इक्वल टू साइन x तो dy by dx इज इक्वल टू cos x, है ना बेटा? तो अब इसका जो dy by dx तुम लिखोगे, dy by dx, तो तुम इसका dy by dx क्या लिखोगे? sin x इंटू 2x। और इसका क्या लिखोगे बच्चा? x स्क्वायर इंटू cos x। कौन सर पागल है क्या? मैथ्स पढ़ा रहे हैं? अरे ये तो फिजिक्स की कक्षा है। नहीं भाई,
मैथ पढ़ा रहा हूं, मजबूरी है मेरी। क्यों? क्योंकि कि आगे आ रहे हैं चिच्चा बॉयल, और चिच्चा बॉयल के लॉ को हमें बॉयल करना है। कैसे बॉयल करना है जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे हम तुम्हें आइसोथर्मल कर्व की स्लोप बताएंगे। आगे चलकर स्टार प्लस का एक सीरियल है, उसी की तरह इसमें भी ये रिश्ता क्या कहलाता है हमारे समझ में कुछ नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ने चले आते हैं क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह आता है। तो सुनो, अब ये नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखो, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, हेडिंग डाल देता हूं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, है ना। वी नो दैट क्या कह जानते हैं हम, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कांस्टेंट। क्या होती है? कांस्टेंट। अब अगर इसको हम fx1 और इसको हम fx2 मान ले, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो, ये भी x की पावर n में है, ये भी x की पावर n में है, लेकिन चूंकि दोनों फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए आप उसे एक अलजेब्रिक कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो ये मैथमेटिक्स का डिस्कशन है, इसके बारे में जाने दो। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली द अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। ये सब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया वो मेरे मैथमेटिक्स के 11 वीडियोस देखें। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैं ये इसको मैंने वहां कहां एक्सप्लेन किया है, बट एक्सप्लेन किया है। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, तो बेटा एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। जरा देखो क्या करेंगे हम, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो पहली बार जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को रखेंगे कांस्टेंट और इसको लेंगे dp, उसी तरीके से फिर दूसरा फंक्शन। अब हम b को रखेंगे कांस्टेंट और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। अच्छा, एयर है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब 0 है ना भाई, क्या है ये 0। इसका मतलब आगे देखो, it implied that नहीं वरुण धवन की नहीं थी 0 शाहरुख खान की थी, चलो हटाओ, शाहरुख खान की 0 थी है। अब सुनो, अब जब ये 0 हो गया, अब स्थानांतरण कर दिया, ट्रांसफर। क्या कर देना है आपको, v इंटू dp, v इंटू dp इज इक्वल टू माइनस का p इंटू dv, p इंटू dp। अच्छा, अब एक काम करिए, dp के डिनोमिनेटर में dv को लाके रख दीजिए और p के डिनोमिनेटर में v को ले जाके रख दीजिए। कहने का तात्पर्य dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस का p अपॉन v है। याद करो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये आइसोथर्मल कर्व पे dp क्या होगा, चेंज इन प्रेशर ऑन y एक्सिस, और dv क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम इन x एक्सिस। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, स्लोप है कि नहीं। तो इसका हम नाम रखते हैं आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल कर्व। ये आइसोथर्मल कर्व की स्लोप हो गई। तो एक बात और समझ में आई, आइसोथर्मल कर्व की स्लोप क्या होती है, dp बाई dv की वैल्यू माइनस का p बाई v होती है। ठीक, क्या क्या सीख गए आप, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, कौन सा लॉ उसे गवर्न करता है, क्या उसका ग्राफ होता है, उस ग्राफ की स्लोप क्या होती है। इतनी बातें हमने आपको बता डाली। अब इतनी बातें बता डाली तो आओ चलो एक चीज और देखें, इसमें एक चीज और देखें। अब क्या देखना है, क्या दिखाना चाहते हैं हम, तो अब दिखाना चाहते हैं आपको एक फार्मूला जिस पर आता है न्यूमेरिकल। ठीक, क्या आता है भाई, न्यूमेरिकल। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस या एक्सपेंशन।
दोनों हेडिंग आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। किसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा? अच्छा, during the isothermal expansion, during the isothermal expansion, during the isothermal expansion, work is done by the gas, by the system लिखो यार, गैस। ज्यादातर हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस के सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज गैसियस सिस्टम समटाइम। मतलब अभी एकदम बैल की पूछ पकड़ के मत बैठ जाओ कि हमेशा गैसियस सिस्टम रहेगा। समटाइम, यू गॉट माय पॉइंट बच्चों? गैसियस सिस्टम। ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन सिस्टम करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। चलो मैं तुमको इसको ऐसे समझाता हूं। कंसीडर इन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कंसीडर इन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कंसीडर इन मोल ऑफ आइडियल गैस enclosed in a conducting cylinder fitted with movable piston, है ना? अच्छा देखो, एक बात हमने लिख दी, कंडक्टिंग का मतलब क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट का स्थानांतरण, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, आसानी से होगा। जब आसानी से होगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। धीरे 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 समझ में आ गया? मूवेबल पिस्टन। लेट इनिशियल वॉल्यूम and pressure, initial volume and pressure of the system is PI, अरे VI, वॉल्यूम पहले लिखे हो ना, VI and PI. Let T is the constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है। T क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है। T क्या है बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर है। कंसीडर इन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन। और T क्या है? आइसोथर्मल। अरे क्या है T? T क्या है बेटा? T क्या है? टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना? ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे लिए ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। देखो डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इनिशियल, ये मूवेबल पिस्टन है बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो, ठीक? ये मूवेबल पिस्टन है। अब तुमने यहाँ पर कोई गैसें भरी हुई है, इसका इनिशियल वॉल्यूम VI है और प्रेशर PI। चलो क्या किया साहब? गैस ने अंगड़ाई मारी, एक्सपांड किया। सपोज कर लो किसी इंटरमीडिएट स्टेज में
किसी इंटरमीडिएट स्टेज में पिस्टन मूव करके यहां चला है। जब पिस्टन मूव करके यहां चलाएगा, है ना मित्रों, ठीक, तो सपोज करो ये जो डिस्टेंस पे चल रही है dx है भाई, तो अब वर्क डन इन एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन इन एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx क्या हो जाएगा, ये dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बाप रे, फोर्स तो यहां हमने बताया ही नहीं फोर्स नहीं बताया है ना, फोर्स नहीं बताया है ना। लेकिन भैया एक बात बताओ मुझे, जरा तुम एक बात बताओ, हमने ये तो बताया है ना कि प्रेशर इसका इनिशियल क्या है, P है ना, बोलो। तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, P A इंटू dx। अब इसे पहचानो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई हाइट, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो चूंकि dx लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू dv। ये आ गया एलिमेंट्री वर्क डन। चलो इसे नोट कर डालो। हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं ताकि हम फार्मूला पूरा कर सकें। तो वर्क डन बाय द आइसोथर्मल सिस्टम, वर्क डन। अब ये एलिमेंट्री वर्क डन हमने निकाल लिया। अब इसी पे हम कहेंगे कि नेट वर्क डन बाय द गैस इन द एक्सपेंशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करेंगे, हम जल्दी नोट करो, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, हम मिटा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, हम इसे मिटा रहे हैं। अब देखो इंटीग्रल ऑपरेटर जो है वो तुम्हारा dv है। अब p दूसरा कोई फंक्शन है, तो मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता है नहीं। फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, टेम्परेचर हमने T माना था, और हाँ माना था, आइडियल गैस भैया। तब हम ये तो लिख सकते हैं ना, PV इक्वल टू nRT, आइडियल गैस का इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो P की वैल्यू क्या आ गई, nRT अपॉन V आ गई। वाह भाई वाह, इसको उठाओ और उस वाले इक्वेशन में रख दो। कैसे, हेंस अब dW की वैल्यू क्या हो जाएगी, dW की वैल्यू है P इंटू dV, P की जगह पर लिख दो nRT, क्योंकि कि हमने तुम्हें समझाया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन एक तरीके से जोड़ने का काम होता है ना। तो देखो nRT अपॉन V इंटू dV लिख दिया। अब nRT तो है कांस्टेंट, अच्छी बात है भाई, तो इसे हम क्या लिख देंगे, nRT अपॉन V इंटू dV, सॉरी यह अलग कर लो, dV अपॉन V, तो देखिए इसका हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो नेट वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, V इनिशियल टू V फाइनल। सुनिए ना, तो अब W इंटीग्रेशन dW, इंटीग्रेशन कहां से, V इनिशियल से कहां तक, V फाइनल तक, nRT एक साथ dV अपॉन V,
एनआरटी एक साथ, डीवी अपॉन डीवी, डीवी अपॉन डीवी। अब देखो एनआरटी तो बाहर ले लोगे। अच्छा आर क्या है भाई? गैस कांस्टेंट। 10th में खूब कायदे से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, और नहीं तो इसकी मुकालात अभी हम कराएंगे केटीजी में, खूब कायदे से समझाएंगे, चिंता मत करना, चिंता ना करना कोई आदमी। बी इनिशियल से बी फाइनल और डीवी अपॉन वी। प्यारे बच्चों आपको मैं फिर एक फार्मूला रिकॉल कराता हूं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला ये भी रिकॉल करके रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx। भैया इसे x की पावर -1 मान के मत कर देना अल्लाह के वास्ते, वरना वो गलत हो जाएगा। दिस इज अनडिफाइंड फंक्शन। तो ये क्या है? इसका आंसर होगा log x टू द बेस e। आपको पता है हैं? अच्छा प्लस सी नहीं लिखेंगे, प्लस सी यहाँ होता है लेकिन अगर लिमिट लगी हुई है तो प्लस सी नहीं होगा। तो अब देखो v का इंटीग्रेशन dv के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन में क्या हो जाएगा? log v। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? log v। nrt log v। लिमिट चढ़ाओ, क्या लिमिट है? v इनिशियल से v फाइनल। इतना नोट करो, v इनिशियल से v फाइनल, जल्दी नोट करो। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। अब आगे की कथा क्या होगी? लिमिट सप्लाई होगी। तो ये जो W आया, W जो आया यानी ये क्या है? वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा बच्चों nRT log का बेस e, अपर लिमिट v फाइनल, लोअर लिमिट v इनिशियल। है यार ये तो नेचुरल लॉग है, और अपने पास जो कल्लू कटर है उसमें हम 10 का लॉग लेते हैं। तो अब 10 के लॉग से बदलने के लिए हम क्या करेंगे भैया? 2.303, तब ये लॉग 10 के बेस पर आ जाएगा। nRT log, अरे रे एक मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे 2.303 और ये हो जाएगा log, वो जाने दो 2.326 हमका भी मालूम है, समझे? वैसा ना कि हमका ना मालूम है, लेकिन जाए तो जैसे काम चले हम वो काम करते हैं, समझे भैया? क्योंकि ज्यादातर जगह पर भी काट डालेंगे। W ये हो गया, ठीक। तो ये है फार्मूला, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट करती तो $1,00,000 का एक सवाल। मत करो तुम हमसे बवाल, सुनो मेरी बात, तुम्हारा क्या है ख्याल? nRT 2.303 log 10 BF अपॉन BI। ये कब निकाला तुमने? इस केस में जरा ध्यान से देखो, B फाइनल ग्रेटर देन B इनिशियल है, इसलिए ये प्लस में आया। अब अगर तुम गैस को दबा देते यानी गैस कॉन्ट्रैक्ट करती तो फाइनल वॉल्यूम क्या होता? फाइनल वॉल्यूम क्या होता? इनिशियल वॉल्यूम से कम होता। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम से कम होता तो तब यही निगेटिव में आ जाता। तब क्या आता? यही निगेटिव में आ जाता। तो वर्क डन बाय वर्क डन, अब ये एक्सटर्नल सिस्टम वर्क डन करेगा, गैस खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, याद रखना। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सिस्टम। तो अब जब वो दबाएगा, अब आप पिस्टन ऊपर से दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम जब कम होगा तब देखो क्या होता है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सिस्टम, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट लिख लो, ट्रैवल एजेंट नहीं भाई, थर्मोडायनेमिक एजेंट है ना। तब ये W की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2.303। इसको पहले लिखना, H का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T है वो कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे log का बेस 10, V फाइनल
अपॉन वी इनिशियल। निगेटिव क्यों आया? क्योंकि वी फाइनल वी इनिशियल से बड़ा है। एक बात तो कहना भूल ही गए, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, है ना। देखिए कैसे करेंगे। आए अब एक बात बताओ, V1 इज इक्वल टू P2 V2 है ना। देखो 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 आराम से देखो। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके दो फार्मूले और सिखा देते हैं। अब जब बात निकली है तो बात दूर तलक जाएगी। बात निकली है तो बात दूर तलक जाएगी। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या जब गैस कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, है ना। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। इसे नोट कर लो। अब देखो इसके दो और फार्मूले, देखो। इस वीडियो में खाली हम आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में एडियाबेटिक प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी ये चैप्टर में 3 वीडियो और मिलेंगी आपको। तो भैया हमने कहा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल। बात समझ आई? बहुत अच्छे से आई होगी समझ में। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल। तो बेटा जी कहीं पर अगर लिखा हुआ हो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो क्या तुम नहीं लिख सकते हो V इनिशियल, अरे V फाइनल अपॉन P इनिशियल अपॉन P फाइनल? बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं। तब W का एक फार्मूला देखो क्या बनता है। W इज इक्वल टू 2.303 nRT log का बेस 10, और यहां पर हम लिखेंगे P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये क्या है? ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ये क्या है? ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, ये एक्सपेंशन के टाइम का खेल है। अच्छा, उसके बाद W इज इक्वल टू 2.303 nRT log 10 P इनिशियल अपॉन P फाइनल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। क्या गलती कर गए? कुछ नहीं सर जी, खाली माइनस लगाना भूल गए। माइनस साइन ये शो करता है कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है। क्या शो करता है? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन काम खत्म। समझ गए? समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तब भी ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइए। आप देखो यूट्यूब के प्रोफेशनल उसकी तरह बात करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे स्कूल के बच्चों को भी बताइए। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, है ना। अच्छा ना लगे तो 3 लोग को थैंक यू बोल दीजिए, उनसे कहिएगा 3 और लोग को थैंक यू बोल दें। जय हिंद।